जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को एक अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। साथ ही में ऐसी उम्मीद रहेगी कि अंतिम पड़ाव पर चल रही आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने वाली ये क्लास आपकी एकदम तैयारी को चमका देगी। उम्मीद करता हूं कि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन और हो सकता है 5 से ज़्यादा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाएं। आज की इस क्लास में संपूर्ण यूपी पुलिस से रिलेटेड सारे जितने भी फैक्ट बनते हैं उन सब फैक्ट को हम यहाँ पे कवर करेंगे, सारे सिंबल्स को कवर करेंगे और साथ ही में यूपी जीके, जी हाँ बिल्कुल संपूर्ण यूपी जीके का कोई दूसरा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, है ना। बस यही क्लास में, इसी क्लास से आपका काम हो जाएगा। देख लीजिएगा, सब कुछ पढ़ेंगे, एक भी चीज़ यहाँ से नहीं छूटेगी, है ना। चाहे बात करेंगे लोकसभा राज्यसभा की या जनगणना से रिलेटेड लिंगानुपात की, या फिर हम बात करेंगे जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर जाएंगे, है ना। बहुत कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। कृषि क्रांतियाँ जितनी हुई हैं वो मिल जाएंगी आपको, जनजातियों से रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बहुत कुछ आज की इस क्लास में आप सीख के जाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। पूरे जोश के साथ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पूरा फैक्ट के साथ हम समझेंगे। ऑप्शन रहेंगे आपके 1968, 1963, 1863 या फिर 1868। बात करेंगे राइट आंसर की। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी भाई साहब 1863 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी? 1863 ईस्वी में। साथ ही में आप परेशान ना होना, रिवीजन भी कराते चलेंगे। ठीक है, चलो देखिए कहाँ हुई थी, तो आप कहेंगे सर इलाहाबाद में हुई थी। 1863 में इलाहाबाद में स्थापना हुई थी। किसकी? उत्तर प्रदेश पुलिस की बात मैं कर रहा हूँ। यूपी पुलिस का अगर मुख्यालय में कोई पूछ ले आपसे तो कहना सर वर्तमान में लखनऊ है। स्थापना इलाहाबाद में जरूर हुई, लेकिन मुख्यालय की अगर बात करें तो लखनऊ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर स्थापना दिवस की अगर आपसे कोई पूछ ले तो कह देना 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी उसे बता देना कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी 1950 की अगर बात करें तो भाई साहब क्या मनाया जाता है, जल्दी से बता दो, है ना। 24 जनवरी 1950 को जो है अपना संयुक्त प्रांत से क्या है वो अलग हुआ था। इतनी बात आप याद रखेंगे। यूपी की जो लखनऊ राजधानी है वो 1920 में बनी। इतनी बात भी आपके माइंड में फिट होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम आप उत्तर प्रदेश का देने जा रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश बना था, है ना। संयुक्त प्रांत से क्या हो गया था? अपना प्यारा उत्तर प्रदेश हो गया था। बात याद रखेंगे। मई 2017 से, अच्छा एक और बात बताओ, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो हैं वो उत्तर प्रदेश के क्या थे? ठीक है, जल्दी से आप हमें कमेंट में बताएंगे कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो हैं वो उत्तर प्रदेश के कुछ प्रथम थे, सबसे पहले बने थे, वो क्या बने थे? आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक, जल्दी से बता दो। ठीक, जल्दी बताओ। मई 2017 से हर साल 24 जनवरी से जो है यूपी दिवस मनाया जाने लगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई साहब 24 जनवरी से तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये कब से मनाया जाने लगा? तो आप कहेंगे सर मई 2017 से मनाया जाने लगा। और इसका श्रेय किसे मिला? तो आप कहेंगे सर इसका श्रेय जो है वो प्रस्ताव करने का श्रेय की अगर बात करें तो राज्यपाल थे राम नाईक साहब, है ना। राम नाईक जी को क्या है इसका श्रेय मिला था। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, आपने इतनी बात समझ ली है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की स्थापना जो है वो 1863 ईस्वी में हुई थी। बहुत बेहतरीन, है ना। यूपी पुलिस का मुख्यालय लखनऊ है, स्थापना इलाहाबाद में हुई थी और उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है 24 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त प्रांत की अगर बात करें तो नाम बदला, क्या हुआ? उत्तर प्रदेश कब? 24 जनवरी 1950 को। बहुत बढ़िया। मई 2017 से क्या है हर साल 24 जनवरी से यूपी दिवस मनाया जाने लगा। श्रेय इसका किसे दिया गया? तो राज्यपाल राम नाईक को दिया गया। बहुत बढ़िया। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। आपका रिवीजन भी हम यहाँ पे कराते हुए चल रहे हैं। चलिए, पुलिस का पूर्ण रूप क्या है? भाई साहब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, पर कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। पुलिस में से जो एल है उसका पूर्ण रूप क्या होगा? जैसे हुआ लीगल, अब आपसे 2-3 चीज़ें दे देगा वहाँ पे, लॉजिक दे देगा, है ना, या फिर और 2-3 चीज़ें दे देगा, फिर आपसे पूछ लेगा सही क्या है, तो उसमें आपको लीगल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही पी का पूछ सकता है, तो आप पूरा देख लो। पी फॉर पब्लिक, ऑफिशियर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशंस एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। ध्यान रखना, इन्वेस्टिगेशंस है, इमरजेंसीज है। ठीक है, तो इतनी बात को याद रखेंगे। अब एक बात और आपसे पूछी जा सकती है, या ऐसा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो पुलिस शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो आप कहेंगे सर फ्रांसीसी।
किस भाषा का है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप कई बच्चों से आगे निकल जाएंगे। आप कई बच्चों से आगे निकल जाएंगे क्योंकि यूपी पुलिस का जो पुलिस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं सारे कवर हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, पूरी उत्तर प्रदेश मैं आपको पढ़ा दूंगा। बस मेले बचेंगे, है ना, बस मेले बच जाएंगे। बाकी मेले में अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है। बाकी पूरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, चलेगा। देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, पुलिस का दूसरा नाम क्या है? बहुत बढ़िया भाई साहब, मैं सोच रहा था कि बहुत दिनों से आपको क्लास नहीं दी, लेकिन अब जब मैं क्लास दे रहा हूं तो उस क्लास में कुछ तो हो, एटलीस्ट इतना हो कि आप मतलब, है ना, मजा आ जाए एकदम। चलिएगा, पुलिस का दूसरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर पुलिस का दूसरा नाम हो जाएगा आरक्षी हो जाएगा या फिर आरक्षक हो जाएगा। टाइम नहीं है अपने पास, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। चलिए सीधा चौथे प्रश्न की बात करेंगे, पुलिस में सर्वोच्च पद जो है वो कौन सा होता है? तो भाई साहब, पुलिस के अगर सर्वोच्च पद की बात करें, देखो हम सारे बताएंगे आपको, है ना, कौन, फिर इसके बाद कौन सा बड़ा होता है पद, फिर उसके बाद कौन सा बड़ा पद होता है, सब बताएंगे। यहाँ पे समझ लो, पहले इस क्वेश्चन का अर्थ समझ लो कि देखिए पुलिस में सर्वोच्च पद पूछ रहा है, सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो आप कहेंगे सर डीजीपी सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटे की बात करें तो कांस्टेबल होता है। कौन होता है भाई साहब? सबसे छोटा कांस्टेबल होता है। और कांस्टेबल में भी कौन सा कांस्टेबल? जिसकी ये भर्ती निकली है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, इसके बाद आपका क्या है, प्रमोशन होता चला जाएगा और आप, है ना, बड़े होते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे सर्वोच्च की बात करें तो डीजीपी होता है, और छोटे की बात करें तो बता दीजिएगा कौन सा होता है। चलेंगे, की पॉइंट यहाँ पे क्या है, की पॉइंट के रूप में हम समझेंगे डीजीपी का जो पूर्ण रूप है वो होता है डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस। क्या होता है? डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस। इसे पुलिस महानिदेशक भी कहते हैं। ये बात आपके माइंड में फिट होनी चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। पुलिस का एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो खूब पूछे जाएंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ये बेईमानी होगी, है ना, ये बिल्कुल सी बेईमानी हो जाएगी। वीडियो को लाइक करके या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम आपके बहुत काम आने वाले हैं। और आप जैसी क्लास कहेंगे ना, हम वैसी क्लास आपको देंगे। हम यहाँ पे नाम, पद नाम और प्रतीक चिन्ह यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिएगा, पुलिस महानिदेशक जो होता है वो डीजीपी होता है। सर्वोच्च पद जो है पुलिस विभाग में ये होता है। साथ ही में अंग्रेजी में डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस इसे कहते हैं। आपसे शॉर्ट रूप के पूर्ण रूप भी पूछे जा सकते हैं, फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये सिंबल जो है वो वर्दी पे आपको देखने को मिलेगा डीजीपी साहब की। और साथ ही में आपको बताएं तो डीजीपी जो है वो आईपीएस जो अधिकारी होते हैं उनके कई सालों के जो अनुभव होते हैं उनको प्रमोट करके, प्रमोशन दे करके डीजीपी बनाया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। चलेगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है अगले, बात करें सिंबल की, तो अतिरिक्त जो पुलिस महानिदेशक है वो एडीसीपी होता है, ठीक है। क्या होता है? एडीजीपी होता है। कोई बच्चा ऐसा बोरिंग फील करके ऐसे छोड़ ना देना क्लास को, है ना, बहुत कुछ मिलेगा। और यहाँ से ये क्वेश्चन भी आते हैं, पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा कि भाई बता दो एडीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो जो डीजीपी होता है उससे जो छोटा अधिकारी होता है वो होता है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक होता है। इंग्लिश में एडिशनल डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। ज़्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे, सीधे सीधे फैक्ट टू फैक्ट हम बात करेंगे। देखिएगा, पुलिस महानिरीक्षक की बात करें तो आईजी होता है। इंग्लिश में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। इसके बाद जो है आपको यूपी का जो पूरा जीके है वो हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। चलिए, पुलिस उप महानिरीक्षक की बात करेंगे तो डीआईजी हो जाएगा। और डीआईजी जो है इंग्लिश में कहते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। 3 स्टार आपको उनकी वर्दी पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए, अशोक चिन्ह के साथ जो है यहाँ पे 2 स्टार आप देखेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की एसएसपी इन्हें जो है हम कहते हैं। पुलिस उपायुक्त इन्हें डीसीपी कहते हैं साथ ही में, और डीसीपी भी कहते हैं, एसएसपी भी कहते हैं। और अंग्रेजी में इन्हें सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस कहते हैं या फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कहते हैं। याद रखिएगा, पुलिस अधीक्षक की अगर हम बात करें तो इसको हम एसपी कहते हैं, या पुलिस उपायुक्त की बात करें तो डीसीपी कहते हैं। तो इंग्लिश में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो जाएगा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हो जाएगा। भाई साहब, सिंबल आप देख सकते हैं, अशोक चिन्ह के साथ 1 स्टार आपको इनकी वर्दी पे मिल जाएगा, कंधे पर, है ना। अपर पुलिस अधीक्षक की बात करेंगे तो ऊपर से हम थोड़ा सा डाउन नीचे जा रहे हैं, आप सारी चीज़ें देखते हुए चलें, ठीक है। इसको कहते हैं इंग्लिश में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। यहाँ पे केवल अशोक चिन्ह यहाँ पे उनकी कंधे पे जो है आपको देखने को मिलेगा। चलेगा, सहायक पुलिस अधीक्षक की बात करेंगे तो एएसपी की बात करेंगे। किसकी भाई साहब? एएसपी की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यहाँ पे 3 चिन्ह मिलेंगे, कोई अशोक का चिन्ह नहीं मिलेगा यहाँ पे इनके कंधे पे, सीधा 3 स्टार यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, बात करेंगे नेक्स्ट की, वो है 3 4 5 और बचे हैं वो और हम देख लेंगे। पुलिस
उपाधीक्षक की अगर बात करेंगे तो डीएसपी हो जाएंगे, और डीवाईएसपी भी यहाँ पे होते हैं, सहायक पुलिस आयुक्त, इसे एएसपी एसीपी कहते हैं। और इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा नाम, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है, चीज़ों को देखते हुए आप चलें। यहाँ पे बात करेंगे पुलिस निरीक्षक की, जिसे पीआई कहते हैं, तो अंग्रेजी में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कहते हैं। 3 स्टार आपको इनकी वर्दी पे देखने को मिल जाएंगे। चलिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट एसआई साहब की, है ना, पुलिस उप निरीक्षक एसआई साहब की बात करेंगे तो इंग्लिश में कहते हैं इसे सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। 2 स्टार आपको यहाँ पे देखने को इनकी वर्दी पे, कंधे पे देखने को मिल जाएंगे। पुलिस के जो सहायक उप निरीक्षक होते हैं यानी कि एएसआई होते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, तो यहाँ पे 1 स्टार आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा क्या है, बस आपके खत्म होने वाले हैं, 3 और बचे हैं। हेड कांस्टेबल जो होते हैं, हवलदार होते हैं, उनकी वर्दी पे जो कंधा होता है वहाँ पे आपको साइन मिलेगा, ऐसा बाजू पे, ऐसा देखने को बाजू पे जो साइन है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर जो वरिष्ठ कांस्टेबल होते हैं, मतलब सबसे छोटे यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल, फिर उससे वरिष्ठ, फिर उससे बड़े हेड कांस्टेबल। तो पुलिस कांस्टेबल पे कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होता है, वरिष्ठ कांस्टेबल पे ऐसे आ जाता है, और हेड कांस्टेबल हवलदार की बात करें तो इस तरह का देखने को आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, वरिष्ठ कांस्टेबल को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर लॉस नायक कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉस नायक कहते हैं। पुलिस कांस्टेबल को केवल पीसी कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। देखो भाई, आपने अगर इतना पढ़ लिया है तो आप बहुत पेशेंस वाले हैं, बहुत धैर्य वाले हैं, आपने चीज़ों को समझा है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे, है ना, क्योंकि इस साइड अगर ध्यान नहीं गया तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है, तो पुलिस जो है राष्ट्रपति व राज्यपाल को गिरफ्तार बिल्कुल नहीं कर सकती है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों में वीडियो को दबा के शेयर करो, है ना, खूब शेयर कर दो, दोस्तों में फैला दो, और बढ़िया अच्छे से, है ना, अपनी तैयारी को एक मजबूत आयाम दे दो और चमका दो एकदम तैयारी। भाई बताओ भाई, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति को और राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं कर सकती। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग नहीं कर सकती है। बहुत बढ़िया। चलिए एक बात पूछें आपसे, एक बात पूछें, बता दीजिएगा, जो पुलिस है वो किस सूची का विषय है, किस सूची का विषय पुलिस हो जाएगा, बताइए, राष्ट्र सूची का, या फिर केंद्र सूची का, या समवर्ती सूची का हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, मैं देखना चाहता हूं आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंची है। 6 नंबर का प्रश्न, किस राज्य की पुलिस खाकी नहीं पहनती है, तो आप कहेंगे सर कोलकाता की नहीं पहनती है, सफ़ेद कलर की इनकी ड्रेस होती है। कैसे होती है? सफ़ेद कलर की होती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पुलिस का रंग कैसा होता है, तो भाई साहब लाल और नीले की यहाँ पे बात होती है। सबसे छोटी पोस्ट कांस्टेबल होती है, कोई भी स्टार उनके कंधे पे या नहीं होता है, ठीक बात। चलिएगा, चलिए अभी मैंने आपको बताया था वरिष्ठ कांस्टेबल को कुछ हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉस नायक कहते हैं या क्या कहते हैं, आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ, ठीक, जल्दी से बताओ यहीं पे। प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है, बताओ भाई क्या नारा है उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो नारा है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। क्या है भाई? सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। पुलिस विभाग में कुल जो पद हैं वो 16 होते हैं, है ना, जिससे आपको प्रमोट होकर के आप क्या जाते हैं भाई, सबसे ऊपर जाते हैं, तो आपको 16वीं पोस्ट मिलती है, जिसको सबसे पहली पोस्ट कहा जाता है, ठीक बात। अरे ये तो ऐसी बात कर रहे थे। बाकी सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है बताइएगा? सबसे बड़ी पोस्ट होती है, मैंने आपको बताया था, जल्दी सबसे बड़ी और छोटी पोस्ट जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, जल्दी से लिख दो, शेयर कर दो जल्दी क्लास को, है ना, शेयर करो क्लास को। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो ये गलत बात है ना, ये गलत बात है, जल्दी से एक बार लाइक करो। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की, थोड़ा सा आगे निकल गए। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की, भारत में कुल थाने कितने हैं? भाई साहब संख्या याद रखिएगा, पूरे फैक्ट के साथ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम चीज़ों को बता रहे हैं यहाँ पे, पूरे हैंड रिटन नोट्स के साथ चीज़ें हैं। भारत में कुल थाने जो हैं वो 16,671 थाने हो जाएंगे। कितने? 16,671 थाने हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन वाला राज्य कौन है? तो भाई साहब यूपी है। और यूपी में कितने पुलिस स्टेशन है? तो भाई साहब 1526 है। 1526 से पूरे भारत की बात करेंगे 16,671, और यूपी में पुलिस स्टेशन की बात करें तो 1526, और सबसे ज़्यादा है। अच्छा, यूपी का सबसे बड़ा थाना, तो आप कहेंगे सर नारकी थाना हो जाएगा, फिरोजाबाद का नारकी थाना हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? तो भाई साहब भोपाल में है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की बात करें तो ये भोपाल में हो जाएगी। और साथ ही में 12 नंबर प्रश्न आपके लिए रहेगा, यूपी पुलिस का प्रतीक चिन्ह, तो आप कहेंगे सर मछली हो जाएगी। जुड़वा मछली जो है ये प्रतीक चिन्ह होता है मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन।
आपने यूपी पुलिस से रिलेटेड सारे फैक्ट कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ से उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन अगर फैक्ट से आया तो बाहर नहीं जाएगा। मैंने कहा था ना कि ये वीडियो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगी, यानी कि चमका देगी आपकी तैयारी को। देखिएगा, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। पूरा उत्तर प्रदेश एक नज़र में हम समझते हैं, ठीक है, पूरा उत्तर प्रदेश समझते हैं। बस पेशेंस बना लो, है ना, पानी वानी पीना हो तो आराम से पी लो और बढ़िया आराम से, है ना, पढ़ते चलो। भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। सबको पता होगा भाई साहब, बिल्कुल छोटी बात है, लेकिन हम छोटी से बड़ी बात की तरफ चलते हैं। देखेंगे, राजधानी लखनऊ है और कब बनी, तो मैंने अभी आपको बताया था 1920 में बनी थी। बहुत बढ़िया, कब बनी थी? 1920 में बनी थी। यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ है। और स्थापना कहाँ हुई थी? 1863 में। कहाँ हुई थी? तो भाई साहब इलाहाबाद में हुई थी। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब यहाँ से समझेंगे। देखेंगे, सबसे बड़ा जो जिला है यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देख रहे हैं तो भाई साहब लखीमपुर खीरी है। कौन है? लखीमपुर खीरी यहाँ पे सबसे बड़ा जिला यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, और अगर हम बात करें सबसे छोटे ज़िले की, तो उत्तर प्रदेश में जो अगर सबसे छोटा ज़िला देखें तो भदोही हो जाएगा। संत रविदास नगर इसको हम कहते हैं। बड़ा लखीमपुर खीरी, छोटा तो आप कहेंगे सर भदोही हो जाएगा। संत रविदास नगर इसे हम कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा अगर देखें तो बड़ा राज्य कौन है? तो आप कहेंगे यूपी है। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे सर चौथा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जनसंख्या की दृष्टि से तो आप कहेंगे सर पहला हो जाएगा। क्षेत्रफल की से चौथा और जनसंख्या से पहला। ठीक है बात। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला भदोही, संत रविदास नगर कहते हैं जैसे। और भाई साहब क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा और जनसंख्या की दृष्टि से अपना यूपी पहला राज्य हो जाएगा। देखेंगे भाई साहब, 75 जिलों के साथ अगर हम बात करें यूपी में, तो जलवायु की बात अगर जब आती है तो भाई साहब उष्ण कटिबंधीय मानसून जो जलवायु है अपने प्यारे उत्तर प्रदेश की हो जाएगी, है ना। हम सब उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। बताओ भाई, सबसे अच्छा लगता है कि नहीं लगता है यहाँ पे? उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड से कौन कौन है? जल्दी से हमें कमेंट में एक बार बता दो, जल्दी से बता दो। अरे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल बिना टेंशन के पढ़ाई करते रहो, अच्छे से करते रहो, मजे के साथ करते रहो। चलो देखो, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के इतिहास की अगर बात करें तो श्री राम जन्मभूमि की बात करें तो अयोध्या में, है ना। कृष्ण भगवान की बात करें तो अपने मथुरा में। चलिए, उत्तर प्रदेश के पुराने नाम की बात करें तो आगरा प्रेसिडेंसी हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी प्रांत हो जाएगा, अवध हो जाएगा। ये तीनों नाम उत्तर प्रदेश के पुराने नाम हो जाएंगे, है ना। वो बातें बताएंगे जहाँ से जो है वो एग्जाम में प्रश्न आपको दे सकता है, बिल्कुल वो चीज़ें पढ़ो ऐसा, है ना, जो काम आए आपके। देखेंगे, 24 जनवरी 1950 को नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। 9 नवंबर 2000 को यूपी से जो है उत्तराखंड अलग हुआ था, याद रखेंगे। राजकीय प्रतीक की अगर बात करें तो भाई साहब उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पशु है वो बारहसिंगा है, पता होगा। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस है। ध्यान रखना है, छोटी छोटी बात है पर बहुत ज़्यादा काम आएगी। चलिए, और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की तो पलाश हो जाएगा। वृक्ष राज की बात करें तो अशोक हो जाएगा। राजकीय चिन्ह की बात करेंगे तो रोहू व धनुष हो जाएगा, है ना। और दो जो मछलियां हैं उसके साथ जो धनुष बना होता है वो ऐसे आप उसको याद रखेंगे। पूरा हैंड रिटन नोट्स के साथ हम आपको चीज़ें पढ़ा रहे हैं, कोई टाइप वाइप करके नहीं लाए हैं। जो मुझे चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने लिखी हैं आपके लिए। राजकीय नृत्य देखें तो अपने उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो आप कहेंगे सर कथक है। क्या है भाई? कथक है। और अगर बात करेंगे राजकीय खेल की तो आप कहेंगे सर हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? हॉकी हो जाएगा। विधानसभा की अगर बात करें तो 403 सीटों के साथ एक सीट और जो है वो होती है, तो 403 ही आप मान के चलिए, है ना। तो ये विधानसभा की सीटें हैं। विधान परिषद की बात करें तो 100 सीटें मेरे भाई हो जाएंगी। उच्च न्यायालय अपना हाईकोर्ट कहाँ है? तो आप कहेंगे सर इलाहाबाद में है। लखनऊ तो नहीं है? बताओ जल्दी, है ना। लखनऊ नहीं है ना? बताओ कमेंट में, ऐसा तो नहीं किसी का लखनऊ हो रहा हो हाईकोर्ट। चलिए, बात करेंगे लोकसभा की तो 80 सीटों के साथ जो है ना। और वो एक एंग्लो समूह की होती है ना, वो पूरा भारत में सर्वाधिक हो जाएगा। और राज्यसभा की बात करेंगे तो अपनी 30 सीटें हो जाती हैं। चलिए, जनगणना की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना जो है भाई साहब, अपनी जो जनसंख्या है वो 19.98 करोड़ हो गई थी। लगभग 20 करोड़ के हिसाब से जनसंख्या थी। अब आज के हिसाब से कितनी होगी भाई, है ना, बढ़ गई होगी ना जनसंख्या। चलिए देखते हैं लिंगानुपात की अगर बात करें तो 912 अपना जो है
लिंगानुपात है अपने उत्तर प्रदेश में, यानी कि 1000 में जो निकाला जाता है तो 1000 पुरुषों में 912 स्त्रियां हैं। बाल लिंगानुपात की बात करें तो 902 है, यानी कि कम जा रहा है लिंगानुपात। चलिए उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व देखें तो 829 प्रति व्यक्ति जो है वो हो जाएगा आपका। साक्षरता दर की अगर यहाँ पे बात करें, कोई घुमाऊ क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं कि साक्षरता अगर देखें तो 67.78% हो जाएगी। कितनी है? 67.78%। पुरुष साक्षर की बात करें तो 77.28% हो जाएगी। अगर महिला साक्षर की बात करें तो 57.18 हो जाएगी। इस डेटा को अपने माइंड में फीड कर लो, कैसे करो मुझे नहीं पता, पर अपने दिमाग में फीड कर लो। कोई ट्रिक नहीं, मैं कोई ट्रिक नहीं लगाऊंगा, आप जैसे याद करो बस आप याद कर लो, ठीक है? याद करो। चलो बात करेंगे अगर सबसे कम साक्षर जिला तो आप कहेंगे सर श्रावस्ती हो जाएगा। सबसे ज़्यादा साक्षर तो आप कहेंगे सर गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला शहर अगर देखें तो भाई साहब महोबा हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर तो आप कहेंगे सर इलाहाबाद हो जाएगा। भाई साहब इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। चलिए कृषि की बात करें तो यूपी की जो जनसंख्या है वो 65% कृषि में लगी हुई है। यूपी में सबसे पहले की अगर बात करें तो गेहूं होता है, फिर आलू होता है, फिर आम होता है। यूपी में सेकंड नंबर पर देखें तो धान होता है। पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा धान होती है। और पूरे भारत में जो है 51% जो है कृषि की जाती है। याद रखेंगे इस बात को। चलिए धान सबसे ज़्यादा कहाँ होती है तो आपको बताएं भाई, पश्चिम बंगाल में होती है। अभी मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल में क्या है। पंजाब राज्य को भारत का धान भंडार कहते हैं। 5 नदियों का देश किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट में आप हमें बताएंगे 5 नदियों का देश किस राज्य को, भारतीय राज्य को कहा जाता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई बताओ दूध उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है? तो आप कहेंगे सर प्रथम स्थान जो है वो दुग्ध उत्पादन में है, कपास उत्पादन में है और अभ्रक में। अभ्रक, कपास और दूध सबसे ज़्यादा अपने यहाँ होता है। दूसरा स्थान सब्जी, चाय और फल में अपने यहाँ दूसरा स्थान है। और 5वां स्थान कॉफ़ी उत्पादन में है, ठीक है? और कॉफ़ी की बात करें सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में होती है। बात याद रखेंगे। भारतीय कृषि की बात करें, भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर जो है खेती की जाती है। 4% भाग पर चारागाह है। 21% भूमि पर वन है और 24% भूमि जो है बंजर पड़ी हुई है, बिना उपयोग की भूमि है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से सच में, है ना, आप देख लेना 5 से 6 क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिलेंगे। हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाए। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। चलिए बात करेंगे कृषि क्रांति को, यहाँ से हम समझ लेते हैं, है ना। जो चीज़ें हैं वो पूरी कंप्लीट जब तक नहीं हो जाएंगी सांस लेने वाले बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए हरित क्रांति की बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन से जो है हरित क्रांति हो जाएगी। श्वेत क्रांति की बात करें तो दुग्ध उत्पादन से हो जाएगी। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से हो जाएगी। भूरी क्रांति की बात करें तो उर्वरक उत्पादन से यहाँ पे हो जाएगी। बात करें अंडा उत्पादन से तो भाई साहब रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से हो जाएगी। तिलहन उत्पादन की अगर बात करें तो पीली क्रांति हो जाएगी। बायोडीजल उत्पादन से बात करें तो कृष्ण क्रांति यहाँ पे हो जाएगी। चलिए टमाटर मांस उत्पादन से बात करें तो लाल क्रांति जो है वो यहाँ पे हो जाएगी। बात करेंगे गुलाबी क्रांति की तो झींगा मछली उत्पादन से इसका संबंध हो जाएगा। मसाला उत्पादन की बात करें तो बादामी क्रांति हो जाएगी। आम उत्पादन की बात करें तो सुनहरी आम कैसा होता है तो आप कहेंगे सर गोल्डन होता है, तो यहाँ पे फल उत्पादन से संबंधित सुनहरी क्रांति यहाँ पे हो जाएगी। अमृत क्रांति की बात करें तो नदी जोड़ो परियोजना से रिलेटेड है। आलू की बात करें तो यहाँ गोल क्रांति से संबंध रखता है। इंद्रधनुषी क्रांति जो है वो सभी क्रांतियों पर निगरानी करने हेतु जो है वो चलाई गई थी। खाकी क्रांति का संबंध है चमड़ा उत्पादन से। इस बात को अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि विश्व की जो जनजातियाँ हैं, ठीक है, क्या है तो आप कहेंगे सर विश्व की जो जनजातियाँ हैं उनको हम समझ लेते हैं। जैसे मैं पहले की बात करूँ अगर तो भाई साहब एस्किमो हो जाएगी। अब बस सुन लो 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट सुन लो। एस्किमो जो है वो ग्रीनलैंड कनाडा में पाई जाती है। खिरगिजो अगर मैं बात करूं जनजाति की तो मध्य एशिया में पाई जाती है। माओरी की बात करूं तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। मसाई की बात करूं तो पूर्व अफ्रीका केन्या में पाई जाती है। बेदास श्रीलंका में। निग्रो की बात करूं तो भाई साहब मध्य अफ्रीका में हो जाएगी। सेमांग की बात करूं मलेशिया में हो जाएगी। यूकाधिर की बात करें अगर तो साइबेरिया में हो जाएगी। आइनो की बात करें तो जापान। बुर्समैन की बात करें तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना की बात यहाँ पे होती है। रेड इंडियन जो है वो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। भाई साहब इन चीज़ों को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा
और अगर वीडियो थोड़ी सी फास्ट अगर आपको लगी है तो आप चीज़ों को चाहें तो रोक रोक करके चीज़ों को लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे सर बहुत ज़्यादा फास्ट सर ने पढ़ा दिया है, आप रोक रोक करके चीज़ों को लिख सकते हैं। ज़रा मैं आपको 2 बातें और यहाँ पे बता देना चाहता हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले। देखिएगा, भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत है वो 1966 से कब हुई थी, तो 1966-67 में इसकी शुरुआत हुई थी और भारत में इसके अग्रदूत थे एमएस स्वामीनाथन। कौन थे? एमएस स्वामीनाथन थे। विश्व में इसका जनक किसे मानते हैं हरित क्रांति का? तो आप कहेंगे सर नॉर्मन ई बोरलॉग को मानते हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति का जो सबसे अधिक प्रभाव है वो चावल और गेहूं पे पड़ा था, लेकिन चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। ठीक है। सेफ्रॉन क्रांति की बात करें तो केसर उत्पादन से है। इसका एकमात्र उत्पादक राज्य देखें तो भाई साहब जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत में दुग्ध उत्पादन की अगर बात करें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब हो जाएंगे। भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन हैं। भाई साहब बहुत चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं एक छोटी सी वीडियो में। उम्मीद किया है कि बहुत चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है पूछ ले, मैं अपने माइंड में मेरे माइंड में आया तो मैं सोच रहा हूँ बता दूँ। देखिएगा, भारत में सिल्वर क्रांति का जनक इंदिरा गांधी जी को माना जाता है। ठीक है, किसे मानते हैं? इंदिरा गांधी जी को मानते हैं। इस बात को अपने माइंड में याद कर लीजिएगा। ठीक बात। चलिए, अच्छा एक और बात सुन लो। जो खादर है वो क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी होती है ना, आप सबको पता होगा। और जो बांगर है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। और जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? तो आप कहेंगे पोटास की। गेहूं सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी में होता है। धान होता है, गेहूं होता है, मक्का, तिलहन, दलहन सब चीज़ें होती हैं। भाई साहब काली मिट्टी की अगर बात करें तो भाई साहब बताओ काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? बताओ जल्दी से, क्या होता है काली मिट्टी में? और मैं आपको बताऊं कपास सबसे ज़्यादा होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, चन्नोजम मिट्टी कहा जाता है। और क्या कहते हैं बताओ काली मिट्टी को? जल्दी से बताओ, जल्दी से, है ना। मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण क्या है? इसका रंग काला होता है। महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी होती है। गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा कपास होता है मेरे भाई। ठीक है बात, 2 जगह काली मिट्टी पाई जाती है। भाई साहब बहुत चीज़ें आपको करा दी हैं। आप कहेंगे सर बहुत फास्ट चीज़ें बता दी हैं। मैंने इसलिए बताई हैं, टाइम बहुत कम है और कम टाइम में मैंने ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुंचाने की मैंने पूरी कोशिश करी है। बताइएगा भाई साहब वीडियो कैसा लगा है ना। पूरी दम के साथ, पूरी हिम्मत के साथ चीज़ें आपके लिए हमने अवेलेबल कराई हैं। ठीक है, बताइएगा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसका टारगेट रखता हूँ, अगर इस वीडियो पे है ना 3000 लाइक आते हैं, ठीक, ज़्यादा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 3000 लाइक अगर इस वीडियो पे आते हैं, आप करा देते हैं, तो ऐसे ही दमदार वीडियो मैं आपके लिए फिर से लेकर के आऊँगा। आप बस बताइए कि किस चीज़ की क्लास आप चाहते हैं, आपको क्लास मिलेगी। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम पढ़िएगा, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा और पूरे तरीके से मस्त रहिएगा। हर हर महादेव, वंदे मातरम।